सुबह के 6 बजे राधा गैस पर चाय का बर्तन चढ़ाकर मोबाइल में सोशल मीडिया पर मैसेज चेक कर रही थी। तभी एक मैसेज देखकर वो चौंक जाती है। अरे देखो तो क्या मैसेज आया है। इसका मतलब आज तक हम जो मसाले डालकर खाना बना रहे हैं वो सब ठीक नहीं था। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ये सोशल मीडिया ना आता तो लोगों को इतनी जानकारी कभी मिल ही ना पाती। हम तो भाई वैसे ही लकीर के फकीर बनकर रह जाते। अब इतना काम का मैसेज आया है, इसे अपने तक सीमित रखना तो स्वार्थी होना कहलाएगा। ऐसा करती हूँ, इस मैसेज को अपनी सहेलियों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में सबको भेज देती हूँ। भाई अच्छी चीजों का फायदा तो सबको मिलना चाहिए। नेक विचार मन में आते ही राधा सोशल मीडिया पर मिले हुए इस ज्ञानवर्धक मैसेज को अपने यार, दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार सब में फॉरवर्ड कर देती है। चलो कम से कम मेरे इस मैसेज को पढ़कर लोगों के फेफड़े, लीवर, आंतें खराब होने से बच गए। वरना हम हिंदुस्तानी लोग तो मसाले के मामले में इतने दिलदार हैं कि हमारा बस चले तो पानी को स्वादिष्ट बनाने का मसाला भी ढूंढ निकाले। अरे भाई ऐसा क्या मैसेज मिल गया श्रीमती जी आपको सुबह सुबह, जो आप गैस पर उबलती चाय छोड़कर मोबाइल में फॉरवर्ड खेलने लगी? वैसे किसी ने कहा है कि हीरे की असली परख जौहरी के पास होती है। अब जब मेरी शादी ही लोहार के साथ हो गई है तो ये लोहार क्या जाने हीरे की क्या अहमियत है। हाँ भाई हम तो लोहार ही सही है, तो क्यों नहीं कोई सुनार ढूंढ लिया था तुम्हारे पिताजी ने। उस समय तो तुम्हारे पिताजी ऐसे दर्शा रहे थे जैसे अपनी बेटी नहीं ब्याह रहे, गाय विदा कर रहे। तुम भी गर्दन झुकाकर, पलके बिछाकर देवी सीता सी नजर आ रही थी। अरे मुझे क्या पता था कि ससुर जी की ये गाय मरखन ही निकलेगी। अब देखो दिन भर सिंग उठाए माने को घूमती रहती है। हाँ तो परमेश्वर भेजी तो गाय ही थी हमारे पिताजी ने। तुम्हारे कर्म ही ऐसे कि बेचारी मरखनी हो गई। अरे यार तुम क्या सुबह उठकर मिर्ची के जूस से कुल्ला करती हो, जो मुंह खुलती है आग निकलती है तुम्हारे मुंह से। देखो जी सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब मत करो, वरना आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि लड़ाई में आप मुझसे जीत नहीं पाओगे। सारा मूड खराब करके रख दिया। चुप तो होंगे नहीं जब तक मैं आपको बता नहीं दूंगी। ये देखो सुबह सुबह इतना अच्छा सोशल मीडिया पर मैसेज मिला है मुझे, जिसमें मसाले के बारे में जानकारी दी गई है। मैं तो ये जानकर हैरान हूं कि हमारे हिंदुस्तानी मसाले, जिन्हें हम हर खाने में डालकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वास्तव में किसी काम के नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये विदेशी मसाले, इन्हें खाकर ही विदेशियों की सेहत हमसे कई गुना बेहतर रहती है। अब आप ही देख लो, इंडिया में हर दूसरे आदमी के पेट से तोन बाहर निकली दिख रही है। किसी विदेशी की तोन लटकती देखी है आपने? औरत हो या आदमी बुढ़ापे तक जवान दिखाई देते हैं, और उनकी फिटनेस के तो क्या कहना। और हमारे यहाँ तो 21-22 साल का जवान आदमी भी अधेड़ नजर आता है। सर के बाल पक रहे हैं, घुटने की हड्डियां चटक रही है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मसालों की वजह से हो रहा है? धन्य हो, कहाँ से लाती हो इतना ज्ञान? तुम्हें भी मिल जाएगा ज्ञान बच्चे। तुम थोड़ा सा अपनी आंख, नाक, कान खुले रखो। सोशल मीडिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तुम्हें भी एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स मिल जाएंगे, जिसकी मदद से तुम अपनी सेहत सुधार सकते हो। अरे भाई तुम ही सुधारो ये सोशल मीडिया के मैसेज पढ़कर अपनी सेहत। हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। और वैसे भी ये विदेशी मसाले, विदेशी खाना, ये सब हमारे बस का नहीं है। हम तो देसी आदमी है, देसी खाना खाते हैं, देसी मसालों के साथ। देख लो एकदम फिट एंड फाइन है। आए बड़े फिट एंड फाइन। आधी रात तक नींद नहीं आती। हर दूसरे दिन कब से इनका पेट खराब रहता है। जोड़ों के दर्द के कारण घुटनों की मालिश कर करके मेरे हाथ अकड़ गए, और बातें कर रहे हैं फिटनेस की। तुमने कुछ कहा क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही हो। अरे नहीं कुछ नहीं, इतनी नोकझोंक काफी है आज के लिए, वरना बाकी की लड़ाई लड़ने के लिए फिर आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। राधा की तीखी जुबान और कसीले स्वभाव से पति निमिष बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए बात को आगे बढ़ाए बिना वो चाय का कप लेकर बाहर बालकनी में बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर अभी अभी आए मैसेज को पढ़कर क्रांति के मूड में आ चुकी राधा अपनी रसोई में बदलाव करने के बारे में सोच रही थी। अब इन्हें क्या पता कि रसोई से ही परिवार के लोगों की सेहत निर्धारित होती है। मैं अपनी रसोई में जैसा खाना बनाऊंगी, परिवार के लोगों की सेहत वैसी ही तो रहेगी। और वैसे भी इंजीनियर बाबू को आज तक अपने आगे किसी की बात ठीक लगी है जो आज लग जाएगी? जो मेरे परिवार के लिए सही है मैं तो वही करूंगी। और अब से हमारे घर में खाना बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी मसालों से ही बनेगा। अरे भाई किसने कहा कि अंग्रेजों की सारी चीज बुरी होती है? जो चीज सीखने लायक हो उसे अपना भी लेना चाहिए। पति के इनकार करने के बाद भी राधा अपने देसी मसाले को विदेशी मसाले से बदलने का पूरा मन बना चुकी थी। लेकिन समस्या ये थी कि हमारी स्वर्ण गृहिणी राधा रानी को अब ये तो पता नहीं था कि ये विदेशी मसाले आखिर है कौन से। ध्रुव बेटा एक बात बता,
ये जो तुम चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वगैरह खाते हो ना, इसमें कौन से मसाले डलते हैं? हाँ, अब तो ऐसे पूछ रही हो जैसे आपने कभी बर्गर बनाया नहीं है। जो मसाले डालकर आप बनाती हो वही डालते हैं। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो आप। अरे बेटा, मेरा छोड़ना, मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारे नूडल्स में भी हल्दी और जीरा का छौंक मारती हूँ, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये विदेशी लोग जो अपने देश में नूडल्स, पास्ता, पिज्जा वगैरह बनाते हैं, उसमें कौन से मसाले डालते हैं? मम्मी, उनके खाने में विदेशी मसाले का इस्तेमाल होता है, जैसे अजीनोमोटो, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉसेज, मेयोनीज, पार्सले, बे लीफ, थाइम वगैरह। एक बात बताओ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? जैसे हमारे इंडिया में हर डिश में अलग तरह के मसाले का इस्तेमाल होता है, वैसे विदेश में भी जैसा खाना उसी के हिसाब से मसाले डालते हैं। हाँ, आप क्या विदेशी खाना बनाने का रेस्टोरेंट खोलने वाली हो जो इतना रिसर्च कर रही हो? आप अपना पूरी पराठा बनाओ ना मम्मी, वही अच्छा बनाती हो आप। विदेशी खाना विदेशियों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे क्या बनाना है, ज्यादा ज्ञान मत दे, जितना पूछा है बस उतना बताया कर। अगले ही दिन राधा सभी विदेशी मसाले की एक लिस्ट बना लेती है और इंटरनेट से उन्हें ऑर्डर कर देती है। अरे बड़े महंगे ये विदेशी मसाले, तो अच्छा खासा चूना लग गया खरीदने में। और ये क्या है? पार्सले, लगता तो धनिया पत्ती की तरह ही है। हमारे यहाँ तो सब्जी वाले ऐसे ही मुफ्त में पकड़ा देते, और ये देखो कितनी महंगी मिली। अब समझ में आया, हाँ ये विदेशी धनिया का पत्ता है और कुछ नहीं। ये चिल्ली फ्लेक्स तो वही है जैसे हमारे यहाँ हरी मिर्च, लाल मिर्च होती है, वैसे ये उनकी मिर्च होगी। ये अजीनोमोटो की शक्ल कुछ नमक से मिल रही है, नमक की जगह अजीनोमोटो डालूंगी। और ये अरेगानो तो बिल्कुल, हाय ये तो कसूरी मेथी है। सब समझ गई, ये सारे मसाले है वही, बस हमारे हिंदुस्तानी मसाले का विदेशी वर्जन है। इनके इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए तो मुझे अब इंटरनेट पर ज्यादा दिमाग खपाने की भी जरूरत ना है। आज से ही इनका इस्तेमाल करके खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। शाम का समय था, राधा रसोई में अपने विदेशी मसाले के साथ खाना पका रही थी। क्या बात है, आपने तो पूरा मसाले का सेक्शन चेंज कर दिया। रसोई बड़ी बदली बदली नजर आ रही है। हाँ तो बेटा, अपनी माँ को किसी से कम समझता है क्या तू? माना कि हमें ये विदेशी खाने और मसाले के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बेटा समय के साथ खुद के अंदर बदलाव भी तो करना चाहिए ना। मैं बाकी औरतों की तरह नहीं हूँ, मैं तो बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, अजीनोमोटो चम्मच भर के निकाला है आपने, क्या करने वाली है इसका? देख नहीं रहा तू, बैंगन का भरता बना रही हूँ, इसी में डालूंगी और नहीं तो क्या। अरे मम्मी, मेरा बेड़ा गर्क कर दोगी पूरी सब्जी का आप। आपको पता भी है अजीनोमोटो क्या भला है? अरे चुटकी भर डाला जाता है और आप चम्मच भर के डाल रही हो। करना क्या चाह रही हो आप? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बस देख रही थी तुझे मसाले के सिर्फ नाम पता है या इनका इस्तेमाल करना भी जानता है। देख मेरे टेस्ट में तो बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हुआ है बच्चा। मम्मा एक बात बताओ, खाना चाहे इंडियन हो या चाइनीज या फिर इटालियन, नमक के बिना तो नहीं बन सकता। आपने क्या किचन में से नमक भी उठाकर बाहर फेंक दिया? बिना नमक के भी कोई खाना बनता है क्या? हाँ बेटा, वो मैं जानती हूँ। वो जब मैंने पूरे रसोई के मसाले उठाकर फेंके ना तो गलती से वो भी फेंक गया। अभी बाजार से मंगवा लेती हूँ ना। माँ का खाना बनाने का स्टाइल देखकर ध्रुव अपना सर पकड़ लेता है और रसोई से बाहर निकल जाता है। मम्मी, आपका ये एक्सपेरिमेंटल खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। आप ऐसा करो, पापा को ही खिलाना। मैं तो आज भूख हड़ताल पर हूँ। अभी तुझसे मैं कह दूं कि बाजार से जाकर चाइनीज खाना खा ले तो 2 मिनट की देरी नहीं करेगा। और यहाँ मैं इतनी मेहनत से देसी खाने में विदेशी मसाले डालकर पौष्टिक और हेल्दी खाना बना रही हूँ, तो तुझे नखरे सूझ रहे? माँ की मेहनत की कोई कदर ही नहीं है आजकल के बच्चों को। मम्मा, आप देसी खाने में देसी मसाला डालकर बनाओ, और वैसे भी कौवा हंस की चाल चलता हुआ अच्छा नहीं लगता। मुझे विदेशी मसालों का स्वाद चाहिए होगा तो मैं बाहर जाकर इटालियन या चाइनीज ऑर्डर करके खा लूंगा। कम से कम घर के खाने का सत्यानाश तो नहीं होगा। इन दोनों बाप बेटे को मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। अरे इतनी चिंता करती हूँ इनकी फिक्र में दिन रात घुलती रहती हूँ, लेकिन ये दोनों बाप बेटे दिन रात मेरी टांग खींचने में लगे रहते हैं। किसी ने सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। इन्हें कभी मेरी कदर समझ में नहीं आएगी। अरे भाग्यवान, इतने बढ़िया टमाटर मिल रहे हैं बाजार में, सूप बनाकर पिला दो आज। पति की बात सुनकर राधा शाम को विदेशी मसाले डालकर सूप बनाकर तैयार कर देती है।
निमिष को जैसे ही पीने के लिए सूप मिलता है वो अपना माथा पकड़ लेता है। अरे ये क्या डाला है इसमें तुमने? इतना बेस्वाद सूप आज तक नहीं पिया मैंने। जाइए, इतनी मेहनत से आपके लिए चाइनीज स्टाइल में टोमेटो सूप बनाया मैंने और आपने उसमें भी कमी निकाल दी। सूप में क्या सोया सॉस डाल दी तुमने, जो इसका रंग और स्वाद ऐसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चाइनीज सूप में जो भी डालते हैं ना, मैंने सब कुछ डालकर सूप बनाया है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने की? सत्यानाश कर दिया तुमने पूरे सूप का। मुझसे तो अब ये नहीं पिया जाएगा भाई। जब देखो तब बातें ही सुनाते रहते हैं। ऐसा करती हूँ, कल अपनी सहेलियों को खाने पर बुला लेती हूँ, उन्हें अपने हाथ का ही स्पेशल विदेशी मसाले वाला देसी खाना टेस्ट कराऊंगी। बाहर वाले ही अब हमारे घर के लोगों की अकल ठिकाने लगाएंगे। रात को डिनर में, अरे भाई राधा, तुम इतने सालों से खाना बना रही हो, अचानक से ये क्या हो गया है तुम्हें? नमक मिर्ची का अनुपात भूल गई हो क्या? कैसा मिट्टी जैसा स्वाद आ रहा है खाने में। लो जी, कर लो बात। इनके लिए मैंने इम्पोर्टेड मसाले डालकर स्पेशल देसी खाना बनाया और इन्हें यह मिट्टी के स्वाद जैसा लग रहा है। आप लोगों के लिए तो इंसान अपनी जान भी दे देना तो भी आपको संतोष नहीं होगा। जानते भी हो क्या क्या डाला है मैंने इसमें? रहने दो, बताऊंगी तो भी कौन सा समझ जाओगे आप। आप ना हल्दी, धनिया और जीरा खाने वाले लोग पार्सले, थाइम, ऑरेगनो ये सब समझ नहीं पाओगे। रहने दो पापा, वाकई मम्मी ने मेहनत तो करी है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। खा लेते हैं वरना उन्हें बुरा लगेगा। अरे बेटा, मैं इतने सालों से खा ही तो रहा हूँ। तुम्हारी माँ अगड़म बगड़म जो भी बनाकर देती है सब पचा ही रहा हूँ ना इतने सालों से। हाँ, ये बेस्वाद भरता भी पचा लेंगे। अगले दिन राधा ने अपने विदेशी मसालों का कौशल दिखाने को अपनी सहेलियों को इनवाइट कर लिया था। अरे राधा, ये कैसी चाय बनाई है भाई तूने? हम कोई मरीज है जो तू काढ़ा बनाकर ले आई हमारे लिए? तू ना बढ़िया से अदरक इलायची डालकर चीनी वाली चाय बनाकर पिला। अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या? ये अदरक, इलायची और गरम मसाला डालकर जो हम लोग चाय बनाकर दिन में 4 टाइम पीते हैं ना, आधी बीमारियों की जड़ तो यही है। अगर चाय पीनी भी है ना तो ऐसी हर्बल टी पीनी चाहिए। तुम्हें पता है, ये मैंने विदेशी मसाले थाइम की हर्बल टी बनाई है। थाइम का रेट पता है कितना है? लेकिन जब भाई बात सेहत की हो तो पैसों के बारे में सोचना तो बेवकूफी होगी। और मैं तो ना अब ये बेकार इंडियन मसाले इस्तेमाल ही नहीं करती। तुम लोग मेरे किचन में जाकर देखो तो A to Z विदेशी मसाले ही रखे हुए मिलेंगे। देसी मसाले तो उठाकर मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिए। भाई मुझे तो अपने परिवार की सेहत का ख्याल है। अगर तुम भी अपने परिवार की सेहत अच्छी रखना चाहती हो ना तो मेरी मानो तो आज से ही देसी मसाले छोड़कर विदेशी मसाले डालना शुरू कर दो। राधा की बातों से बाकी औरतें तो सहमत हो रही थी, लेकिन रूपा जो स्कूल में भूगोल की टीचर थी, उसे राधा की बातें कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। क्या बात कर रही है राधा? तेरे कहने का मतलब है हमारी हल्दी, मेथी, धनिया, दालचीनी सब बेकार है? और नहीं तो क्या, बदलते जमाने के साथ तुम लोग भी अपने मसाले में बदलाव लेकर आओ। बातों ही बातों में राधा ने अपनी सहेलियों के लिए खाना लगा दिया था। क्या बनाया है आज तूने खाने में? मटर पनीर और पंजाबी छोले। अरे वाह, तेरे हाथ का मसालेदार मटर पनीर और छोले खाकर तो आज मजा ही आ जाएगा। एक बात कहूँ, ये पंजाबी छोले और मटर पनीर ना तो बहुत बढ़िया बनाती है। राधा जल्दी जल्दी सहेलियों के सामने खाना परोसती है, लेकिन खाने की शक्ल देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैंने तेरे खाने की इतनी तारीफ की और तूने आज ही खाने का रंग रूप बिगाड़ दिया। अरे ये कैसा खाना बनाया है यार, सब्जियों में रंग ही नहीं दिखाई दे रहा। खाने की शक्ल देखकर मेरी तो भूख ही मर गई यार। अरे अभी बताया ना मैंने तुम लोगों को कि मैंने देसी नहीं विदेशी मसाले से खाना बनाया है, इसीलिए खाने का रंग और स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। अरे खाकर तो देखो, मुझे पूरा यकीन है तुमको बहुत पसंद आएगा। राधा के बार बार कहने पर सभी सहेलियां खाने का पहला कौर अपने मुंह में रखती हैं। अरे यार क्या बनाया है ये तूने? मसाले डालना भूल गई थी क्या आज? इतनी अच्छी रेसिपी थी तेरी, विदेशी मसाले के चक्कर में सत्यानाश करके रख दिया छोले का। मुझे भी ये मटर पनीर चखा तो बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है। क्या डाल दिया है तूने इसमें? मैंने तो चिली फ्लेक्स, ऑरेगनो, पार्सले, नमक डालकर बनाया था। सोचा तुम लोगों को ये विदेशी फ्लेवर पसंद आएगा, लेकिन तुम लोग भी बिल्कुल वही कर रही हो जो मेरे बेटे और पति ने कहा। इंडिया के लोग ना कभी विदेशी स्वाद को समझ नहीं सकते।
राधा, ये विदेशी मसाले हैं। हम नहीं कह रहे कि ये खराब है, बल्कि जब हम विदेशी खाना खाने होटल में जाते हैं तो खुशी खुशी यही मसाले वाला खाना खाते हैं। लेकिन तुमने देसी खाना बनाया है। छोले और पनीर देसी मसालों के साथ बनाए जाने वाले देसी डिश है। उसपे तुम ऑरिगेनो डालकर बनाओगी तो स्वाद कैसे लाओगी? छोले में स्वाद उसके चटक और सुगंधित मसालों के बिना आ ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह पिज्जा बनाने के लिए हल्दी और मेथी दाना नहीं डाल सकते। हर डिश की अपनी स्वाद की जरूरत होती है, उसी के अनुसार उसके लिए मसाले तय होते हैं। तूने मसाले बदलकर पूरे स्वाद के साथ ही छेड़छाड़ कर दी। अब तू ही बता, ये तेरे पकबके छोले कौन खाएगा? अरे यार, बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। ऐसे रोज रोज इतने मसाले का खाना खाएंगे तो हमारी आंतें सड़ जाएंगी। तो तू ये कहना चाह रही है कि हमारे इंडियन मसाले खाकर बीमारियां होती हैं और विदेशी मसाले खाने से हेल्थ बढ़ती है, यही मतलब है ना तेरा? हाँ, बिल्कुल यही बात है। मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा है और ग्रुप में भेजा भी तो था, लेकिन लगता है तुम लोग ना मैसेज पढ़ते नहीं हो मेरा। राधा की बात सुनकर रूपा मुस्कुरा देती है। अरे मेरी भोली सहेली, ऐसे ही सोशल मीडिया के भ्रमित करने वाले मैसेज को इतना सीरियसली लेगी तो कैसे चलेगा? किसी भी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होता। एक बार उसने बताए गए फैक्ट को चेक करना जरूर चाहिए। आजकल लोग ऐसे ना गलत मैसेज भेजकर तुम्हारे जैसे लोगों को भ्रमित करते हैं। जिन मसालों को तुम बीमारियों का घर समझ रही हो ना और बेकार बता रही हो, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, उन्हीं मसालों के कारण भारत का नाम देश विदेश में बड़े शान से लिया जाता है। हमारे मसाले सिर्फ स्वाद और सुगंध नहीं देते, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। हल्दी, इलायची, दालचीनी सबका दवाइयों में इस्तेमाल होता है। सहेली की बात सुनकर राधा को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम्हारा मतलब है हमारे देसी मसाले किसी से कम नहीं है? बिल्कुल सही सुना तुमने। हमारे देसी मसाले तो हमारी शान है। हर चीज की अपनी जरूरत है। जहाँ देसी खाने में देसी मसाले स्वाद डालते हैं, तो वही विदेशी खाने की जान उनके अपने मसाले हैं, जो स्वाद में हल्की कम चटक और कम सुगंध वाले होते हैं। रूपा की बात सुनने के बाद राधा ने विदेशी मसाले इस्तेमाल करने की जिद छोड़ दी थी और एक बार फिर उसकी किचन देसी मसालों से महक रही थी। अवस्थी परिवार में मनोज अपनी माँ पूनम और 2 बहनें रचना और तारा के साथ रहा करता था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। बेटा, तुम्हें रूबी पसंद तो है ना? मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है आपने मेरे लिए जिसे भी पसंद किया होगा वो बेस्ट ही होगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शादी एक बड़ा फैसला है, तो मैं बस चाहती थी कि तू बाद में पछताए ना। नहीं पछताऊंगा माँ, डोंट वरी। अरे मम्मी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? आपको पता है भैया हमेशा गुड बॉय बनकर रहे हैं, तो अब कैसे वो आपके खिलाफ जाएंगे? गुड बॉय बनकर रहेगा क्या मतलब? वो गुड बॉय है। अरे हाँ, वही मतलब। तुम लोगों को तो बस हर समय मजाक ही सूझता रहता है। सही कहा बेटा तूने। ये दोनों इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी बस हर समय मस्ती करती रहती हैं। ऐसा नहीं है माँ। अच्छा, ऐसा नहीं है तो बताओ क्या काम किया है तुमने? हमने ना वो हवा निकल गई ना, इसीलिए कह रही हूँ फालतू बातें ना करो और काम पर लग जाओ। शादी वाला घर है, कितने काम पड़े हैं। शादी का दिन आ गया और मनोज की रूबी से शादी धूमधाम से हो गई। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा। कैसी हो तुम? थक गई होगी ना? नहीं मम्मी जी, सब ठीक है, बस सब कुछ थोड़ा नया है तो। अरे नहीं ना, मेरी दुल्हन को क्यों परेशान कर रही हो मम्मी? चलो भाभी, हम तुम्हें घर दिखाते हैं। हाँ भाभी चलो ना, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा भी दिखाएंगे। वो दोनों रूबी को घर का हर कोना दिखाती है। रूबी बहुत खुश थी कि उसके साथ इतनी प्यारी ननदें हैं जो उसे हर चीज में मदद कर रही हैं। तुम दोनों तो बहुत प्यारी हो, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा। हाँ भाभी, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कोई भी बात हो हमसे कह देना। अरे रूबी बेटा, ये दोनों सही कह रही हैं। हमारे घर में सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। तुम भी जल्द ही परिवार का हिस्सा बन जाओगी। शुरुआत में तो रूबी के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब मिलकर हंसी खुशी के साथ रहते थे। फिर एक दिन रूबी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ, मुझे आपका दिया हुआ डिनर सेट बहुत पसंद आया, वो ना मेरा फेवरेट है, मैं उसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। रचना और तारा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। चल तारा, एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? अरे तू बस दिखती जा। रचना ने अपने घर का डिनर सेट चुपके से छिपा दिया। कुछ दिनों बाद घर में मेहमान आए। मम्मी,
वो हमारा डिनर सेट नहीं मिल रहा है, जाने कहाँ चला गया। मेहमान खाने का वेट कर रहे हैं। तुम लोग तो कुछ भी ढंग से रखना नहीं जानती। जाओ भाभी से मांग लो, उसके पास है। ठीक है, अभी लाती हूँ। रचना ने रूबी से उसका डिनर सेट मांगा तो उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे वो डिनर सेट दे दिया। थोड़ी देर बाद रचना और तारा चुपके से रूबी के डिनर सेट को रसोई में ले गई और उसे तोड़ दिया। अरे ये क्या हो गया? आपकी गलती है दीदी। नहीं, तुम्हारी गलती है। तुमने इसे किनारे पर क्यों रखा? अरे ये क्या हो गया? आई एम सॉरी, ये तारा ने ऐसे रखा कि गिर पड़ा। अब मेहमानों को खाना किस में परोसेंगे? रूबी अपना टूटा डिनर सेट देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। उसे लगता है कि ये सचमुच एक गलती होगी। कुछ देर बाद रचना और तारा स्टोर रूम से अपना पुराना डिनर सेट निकाल कर लाती हैं। अरे ये तो गलती से स्टोर रूम में रख दिया गया था। देखो, मिल भी गया। रूबी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वो चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने दर्द को छुपा लेती है। फिर शाम में मनोज को अपने डिनर सेट की बात बताती है। मनोज, आज मैंने अपना फेवरेट डिनर सेट रचना और तारा को दिया और वो उनसे टूट गया। वो मेरी माँ ने दिया था। अरे रूबी, तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए कितना खास था। आई एम सॉरी, मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। कल हम कुछ अच्छा करेंगे ताकि तुम्हारा मन खुश हो जाए। ये सुनकर रूबी को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन मनोज रूबी के लिए एक नया फ़ोन लेकर आता है। देखो रूबी, ये तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हो, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू मनोज। रचना और तारा ये देखकर उसे जलने लगती हैं और वो फ़ोन देखने के लिए मांग लेती हैं। भाभी, ये फ़ोन तो बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हारे भाई लाए हैं। लेकिन आप भला इतने महंगे फ़ोन का क्या करोगी? ये मैं रख लेती हूँ। क्या? सही बात है दीदी, ये आप ही ले लो। अरे पर ये मेरा है। रूबी, क्या करोगी तुम इतने महंगे फ़ोन का? तुम्हें तो सिर्फ घर के काम करने होते हैं और फ़ोन पर बातें करनी होती है। रूबी अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाई और उसने मजबूरी में नया फ़ोन रचना को दे दिया और बदले में उसे पुराना टूटा हुआ फ़ोन दे दिया गया। भाभी, ये फ़ोन तुम्हारे लिए सही रहेगा। रूबी बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन रूबी की माँ उससे मिलने आई। आंटी जी, आप यहाँ बैठिए, हम रूबी को बुलाते हैं। हाँ, आप आराम से बैठिए, भाभी अभी आपसे मिलने आएंगी। फिर रचना और तारा रूबी के पास जाती हैं। भाभी, जल्दी से अपने कमरे की सफाई कर लो, आज मेहमान आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अपनी ननदों के झूठ के कारण रूबी सफाई में लग गई और उधर हॉल में उसकी माँ इंतजार करती रही। आंटी जी, रूबी कह रही है कि वो अभी आ रही है। हाँ, अच्छा, मैं इंतज़ार करती हूँ। रूबी की माँ 2 घंटे तक इंतजार करती रहती है, लेकिन रूबी नहीं आती। आखिरकार तंग आकर उसकी माँ जाने लगती है। लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा। इतना इंतज़ार कर लिया, अब और नहीं। तभी रूबी कमरे से बाहर आती है। अरे माँ, आप रुको, कब आई आप? इतने समय से मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी और तुम अब आ रही हो। जाओ अपना काम करो। माँ, ऐसा मत कहो ना, मेरी बात तो सुनो। रुको तो सही माँ। नहीं रूबी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। रूबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूबी को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसकी ननदें जानबूझकर ऐसा कर रही है। फिर एक दिन रूबी ने हल्की आंच पर दूध उबलने के लिए रखा और कुछ समय के लिए रसोई से बाहर चली गई। पीछे से रचना और तारा ने आंच तेज कर दी, जिससे दूध उबलकर गिर गया। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो आंच धीमी रखी थी। भाभी, आजकल ना चीजें बहुत भूलने लगी हो आप। रूबी को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो वहां से उठकर चली जाती है। ये 2 बहनों का मायका है। भाभी तो अभी से डर गई। बेचारी। ऐसे ही एक और दिन रूबी ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले और अपनी ननदों से कहा, रचना, तारा, मैं नहाने जा रही हूँ। अगर बारिश आ जाए तो कपड़े उतार लेना। ठीक है भाभी, अब चिंता ना करो। लेकिन जब बारिश आई तो ननदों ने कपड़े नहीं उतारे। जब रूबी ने पूछा तो उन्होंने कहा, भाभी आपने तो हमें कुछ नहीं कहा था, झूठ मत बोलिए। अरे लेकिन मैंने तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, अपना क्या हमारे ऊपर तो ना डालो भाभी। हाँ, नहीं तो। रूबी चुप हो गई। फिर जब बड़ी मुश्किल से कपड़े सूखे तो उसने वो सब प्रेस करके कमरे में रखे। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि रचना और तारा उसके कमरे में कपड़ों को बिगाड़ रही है। अब तक तो मुझे शक था, पर आज अपनी आंखों से देख लिया कि मेरी ननद ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। मुझे इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। और रूबी ने एक योजना बनाई। एक दिन उसने तारा से कहा,
तारा, क्या तुम मेरे साथ आज दोपहर खाने पर चलोगी, तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मुझे तो वहाँ का खाना बहुत पसंद है। रूबी ने तारा को रेस्टोरेंट ले जाकर खूब खिलाया पिलाया। दोनों ने बहुत मजे किए। वापस आकर रूबी ने जानबूझकर रचना के सामने तारा के साथ अपने अच्छे समय का जिक्र किया। तारा, आज का दिन कितना मजेदार था, है ना? हमने कितना अच्छा खाना खाया और कितनी बातें भी की। हाँ भाभी, आज का दिन बहुत अच्छा था, मैं ना बहुत खुश हूँ। रचना को ये सब सुनकर थोड़ी जलन महसूस हुई, पर वो कुछ नहीं बोली। तारा को तो आज कितना मजा आया और मुझे बताया तक नहीं, मुझे भी जाना चाहिए था। रचना के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी और तारा का सारा ध्यान अब रूबी की तरफ हो गया था। रूबी ने महसूस किया कि उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है। कुछ दिन बाद रूबी ने फिर तारा से कहा, तारा, मुझे फिर से उस रेस्टोरेंट में जाने का बहुत मन हो रहा है। उस दिन ना तुम्हारे साथ बहुत मजा आया था, लेकिन अब नहीं जा सकती। क्यों भाभी, क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि रचना को अच्छा नहीं लगा था ना। वो कह रही थी कि तारा को मत ले जाया करो, वो बहुत खाती है और पता नहीं क्या क्या। क्या रचना दीदी ने ऐसा कहा? भाभी अब चलिए, मैं देखती हूँ रचना दीदी क्या कहती हैं। भाड़ में जाए, वो खुद तो कहीं ले जाती नहीं है और कोई ले जा रहा है तो बीच में अड़चन बन रही है। रूबी की योजना काम कर रही थी। उसने तारा और रचना के बीच एक चिंगारी जला दी थी। रूबी ने तारा को फिर से रेस्टोरेंट ले जाकर खूब मजा करवाया। तारा बहुत खुश हुई। वापसी पर रूबी ने तारा के लिए एक खूबसूरत बैग भी खरीदा। तारा, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। थैंक यू भाभी, आप ना सबसे बेस्ट हो। रचना को तारा और रूबी की नजदीकी देखकर बहुत जलन हो रही थी और इसके चलते वो तारा से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी। इसका फायदा रूबी ने खूब उठाया। उसने एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी और घर आकर रचना को दी। रचना, ये तुम्हारे लिए, मुझे लगा तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। वाह भाभी, ये तो सच में सुंदर है। फिर रूबी तारा के पास गई और बोली, तारा, मैंने एक ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदी थी, लेकिन वो ना रचना ने ले ली। उसने कहा कि तुम्हें ये ड्रेस नहीं आएगी क्योंकि तुम मोटी हो गई हो और तुम पर अच्छी भी नहीं लगेगी। तारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? दीदी ने ऐसा कहा? बड़ी बहन के नाम पर कलंक है ये औरत। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आपको पता है, आपका वो डिनर सेट उन्होंने जानबूझकर तोड़ा था। क्या? वो रचना ने तोड़ा था? ये तो उसने बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये आपको पहले नहीं बताया, पर आज शायद उसी की सज़ा मुझे मिली है कि मेरी बहन ने मेरा भी हक मान लिया। रूबी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने कंट्रोल किया क्योंकि अभी उसे अपने दुश्मनों को आपस में और उलझाना था, जिससे उसकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो सके। एक रात जब सब सो रहे थे, रूबी ने चुपके से रचना का मोबाइल उठाया और तारा को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया। भाभी देखो ना, दीदी ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। अरे रे 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 तारा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम परेशान मत हो, शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं बात करूंगी रचना से। तारा ने भी गुस्से में आकर रचना को ब्लॉक कर दिया और उसी दिन रचना ने भी ये नोटिस किया और रूबी से कहा, भाभी, तारा ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, ये क्या कर रही है वो? अरे रे रचना, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं तारा से बात करूंगी, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। रूबी ने दोनों को सांत्वना दी, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश थी। रूबी ने अपनी चालाकी से घर के माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। इसी दौरान रचना एक लड़के से बात कर रही थी और जब लड़के ने उसे मिलने बुलाया तो वो बहुत खुश हो गई। वो तुरंत अपनी भाभी रूबी को इस बारे में बताने गई। भाभी, एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है और आज मुझे उससे मिलने भी जाना है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है रचना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाभी, मैं आपकी दी हुई ड्रेस पहनूंगी। हाँ, वो ड्रेस बहुत अच्छी है, वही पहन लो, तुम उसमें बहुत सुंदर लगोगी। रचना ने तैयार होने के लिए ड्रेस निकाली और नहाने चली गई। इसी बीच रूबी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने तारा के कमरे से उसकी नेल पॉलिश ली और रचना की ड्रेस पर डाल दी। जब रचना नहाकर वापस आई और ड्रेस पर नेल पॉलिश देखी तो वो गुस्से से भर गई। तारा, ये तुमने क्या किया? मेरी ड्रेस खराब कर दी। अरे मैंने कुछ नहीं किया दीदी, तुम्हें कैसे लगा कि मैंने किया है? अरे झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास ही ये नेल पॉलिश थी। तुम हमेशा मेरी चीजें खराब करने की कोशिश करती रहती हो। अरे मैंने कुछ नहीं किया दीदी, तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। रचना और तारा के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को कोसने लगी। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा तारा। देख लेना दीदी, इस बार मैं भी चुप नहीं रहने वाली।
रूबी मन ही मन मुस्कुराई। उसकी चालाकी एक बार फिर सफल हो गई थी। रचना और तारा की लड़ाई जोरों पर थी, तभी अचानक पूनम वहां आ गई। ये क्या हो रहा है? हैं? क्या लड़ाई कर रही है तुम दोनों? मम्मी, तारा ने मेरी ड्रेस खराब कर दी। इस कमीने ने मेरी ड्रेस पर नेल पॉलिश डाल दी। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। दीदी बेवजह पगला गई है। तारा सच कह रही है, क्योंकि वो तो मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। वो तो पिछले 1-1.5 घंटे से बाहर ही नहीं आई। मैंने रूबी को देखा था जब वो तारा की नेल पॉलिश ले रही थी। मुझे लगा वो खुद के लिए ले रही है, पर लगता है शायद उसी ने तुम्हारे ड्रेस पर डाल दी। ये सुनकर दोनों ननदें एकदम सन्न रह गई। फिर दोनों का गुस्सा रूबी पर फूट पड़ा। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती? भाभी, आप इतना गिर सकती हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर विश्वास करो। तभी वहां मनोज भी आ गया। ये क्या हो रहा है? सब क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया, भाभी ने जानबूझकर मेरी ड्रेस खराब की और तारा के खिलाफ मुझे भड़काया। भैया, इन्होंने हमें लड़वाया है। हमें ऐसी भाभी नहीं चाहिए। इन्हें घर से निकाल दो। ये सच है क्या रूबी? तुमने ऐसा किया? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। भैया, इसे घर से बाहर निकालो। हमें ऐसी चालाक औरत की जरूरत नहीं है जो हमें आपस में लड़वाए। मनोज, तुम्हें फैसला लेना ही होगा। यह सब और नहीं चलेगा। रुक जाइए आप लोग, इतनी जल्दी ना करिए। मुझे पूरी बात समझने दीजिए। रूबी, सच सच बताओ, क्या हुआ था? तुमने रचना की ड्रेस क्यों खराब की? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, रचना और तारा ने मुझे बहुत परेशान किया है। पहले उन्होंने मेरी माँ का दिया हुआ डिनर सेट तोड़ा, फिर मेरे नए फ़ोन को छीन लिया और मुझे पुराना फ़ोन दे दिया। इसके बाद मेरी माँ जब मिलने आई तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, जिससे मेरी माँ नाराज़ होकर चली गई। मनोज और पूनम हैरान होकर रूबी की बातें सुन रहे थे। ये लोग जानबूझकर मेरे काम बिगाड़ती थी। दूध उबालो तो आंच बढ़ा देती, बोलकर जाओ फिर भी बारिश में कपड़े नहीं उठाती, और मेरे प्रेस किए हुए कपड़ों को बिगाड़ देती, और न जाने क्या क्या। इसलिए मैं मजबूर हो गई। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो समझ सके कि मुझे कैसा महसूस होता है। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी। रचना, तारा, क्या है ये सब? क्या ये सच है? हाँ भैया। जी भैया। वाह, क्या बात है। ये करके तुम दोनों ने बहुत बड़ा तीर मारा है ना। अब मैं कह सकता हूँ कि रूबी ने जो भी किया वो मजबूरी में किया, क्योंकि तुमने उसे हर वक्त परेशान किया। जब वो इस घर में आई थी तो बहुत खुश थी कि उसकी 2 ननदें हैं, लेकिन तुम दोनों ने उसकी खुशी छीन ली और बेचारी सब कुछ चुपचाप सहती रही। आई एम सॉरी भैया। माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगो। रचना और तारा शर्मिंदा हो गई। उन्होंने सर झुकाकर माफ़ी मांगी। हमें माफ़ कर दो भाभी, हमें समझ में नहीं आया कि हम तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहे थे। हाँ भाभी, हमने शरारतों की हद पार कर दी, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है, बस आगे से ऐसा मत करना, हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं। हम सब एक परिवार है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि परेशान करना। अब कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। चलो, मेरी पत्नी का मोबाइल वापस करो। ये लीजिए। पर मेरी ड्रेस? मेरे पास उससे भी अच्छी ड्रेस है, तुम वो ले लो। ये सुनकर रचना खुश हो गई और इस तरह सबने एक दूसरे की गले लगाकर सुलह कर ली। परिवार में फिर से खुशियां लौट आई और रूबी को भी अब अपने ससुराल में एक नया सुकून मिला। सुरभि अपनी माँ को सुबह सुबह कॉल करती है। हाँ बेटा सुरभि। माँ, आपने कल मुझे फ़ोन नहीं किया। अरे बेटा, कल अचानक तेरे भतीजे की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए। अरे क्या हुआ अरुण को? अभी ठीक है ना? हाँ बेटा, अब कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी अरुण बिल्कुल ठीक है। कल वही रात के 12 बजे ना अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा था। हम लोग जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बोला इसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था, तो उसी वजह से पेट में दर्द होने लगा था। अरे वो तो होगा ही ना, भाभी उन पर ध्यान ही कहाँ देती है। अरे बेटा, लेकिन तेरी भाभी जॉब भी तो करती है ना। अरे माँ, भला भाभी को जॉब करने की क्या ज़रूरत है? भैया की इतनी अच्छी खासी सैलरी है। अरे घर में किस चीज़ की कमी है बताइए? लेकिन सुरभि, अभी मैं उससे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो बहुत पहले से जॉब करना चाहती थी, और अब तो अरुण भी 5 साल का हो चुका है, वो अब नहीं मानेगी। वो तो मुझे भी पता है। जब अरुण सिर्फ 2 साल का था तभी से भाभी ने जॉब करने की जिद शुरू कर दी थी। चलो जो भी है, लेकिन अपने बच्चे पर ध्यान तो देना चाहिए ना। 3 महीने पहले ही अचानक से अरुण की तबीयत खराब हो गई थी और अभी भी वही। अरे छोड़ ना, क्या तू भी अपनी भाभी की बात लेकर बैठ गई। और बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है।
और तेरी सासू माँ की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। परसों तेरी सासू माँ से बात हुई, बोल रही थी उनकी कमर में आजकल बहुत दर्द रहता है। अच्छा, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो अपनी सास के साथ बैठकर बात नहीं करती क्या? अरे माँ, उनसे बात करूँ तो कैसे करूँ? जब भी उनसे कुछ बात करो तो वो मेरी कमियां निकालने लगती हैं। बोलती हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप निकल लेती हूँ। सुरभि बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, और अगर वहाँ तुम्हें कोई तुम्हारी कमियां बताता है तो तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी उन कमियों को दूर करना चाहिए। उफ, वो माँ आप भी ना। अच्छा, पापा बोल रहे थे कि उनका वैष्णो देवी जाने का मन है, क्या हुआ? आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया? हाँ बेटा, हम लोग सोच तो रहे हैं कि 2-3 महीने बाद निकले यहाँ से। अच्छा, कुछ पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूंगी। यहाँ सुरभि अपनी माँ के साथ कॉल पर बातें कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसकी सास उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। सुबह ढंग से हुई नहीं कि अपने मायके वालों को कॉल लगा दिया। महारानी सुबह उठते ही मायके वालों को फोन कर देती है। मैडम जी को अपने मायके वालों की पूरी खबर जो लेनी होती है। हाँ भाई, पहले इनके लिए इनका मायका, फिर इसके बाद इनका ससुराल। बहू, बहू, अपनी माँ से बातें शातें हो गई हो तो जरा इधर भी ध्यान दे दो। हाँ माँ जी, आई। बोलिए सासू माँ, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे अब बातों को इतना घुमा क्यों रही है सासू माँ? साफ साफ बोलिए ना, क्या बात है? चाय बनानी है क्या आपकी? हाँ, चाय बनानी है। देखो, सुबह के 7:30 बज गए और तुमने अभी तक मेरी चाय नहीं बनाई। ये पता होते हुए भी कि मैं 6:30 बजे तक अपनी चाय पीना पसंद करती हूँ। अरे सासू माँ, अगर आज चाय बनाने में थोड़ा लेट हो गई तो क्या हो गया? कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया मैंने। देखो बहू, जुबान मत लड़ाओ, ये तुम्हारा ससुराल है। ससुराल है तो क्या हुआ? कोई जेल खाना है क्या जो हर काम बिल्कुल टाइम से होना चाहिए? अरे शर्म कर ले, सास हूं मैं तेरी। आप मेरी सास है तो इसमें मुझे शर्म क्यों आएगी? अरे देखिए तो कितनी बदतमीज है। अजय, सुन रहे हो आप? इसने बेशर्मी की हदें पार कर दी आज। देखो तो कैसे मुझ पर हंस रही है। सुरेखा देवी की आवाज़ सुनकर उनके पति भी वहां आते हैं। बहू, अब तक तो तुम सिर्फ अपनी सासू माँ से जुबान लड़ाती थी, लेकिन अब तो तुम बदतमीजी पर उतर आई। अरे पापा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहू, वो तुम्हारी सास है, इसलिए उसका हक है कि वो तुम्हें समझा सके, डांट भी सकती है, लेकिन तुम तो तब से अपनी सासू से जुबान ही लड़ाई जा रही हो। पापा जी, जब मैं पहले सासू माँ को बिल्कुल जवाब नहीं देती थी और सासू माँ मुझे कितना भला बुरा कहती थी, तब आप कभी भी सासू माँ को कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना क्या शुरू कर दिया, वैसे ही आपने मुझे समझाना शुरू कर दिया। ये तो सरासर अन्याय है। अगर तुम्हारे साथ इतना ही अन्याय हो रहा है तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? हाँ, चली जा, हमेशा के लिए चली जा। अच्छा, मैं चली जाऊं ताकि आप इनकी दूसरी शादी करवा दें, है ना? मैं अभी कोई अबला नारी नहीं हूँ। मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अरे धमकी किसे देती है? क्या कर लेगी बता? करने को तो बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। शायद आपको पता नहीं है कि आजकल पुलिस महिलाओं का साथ ज्यादा देती है। अगर मैंने आप लोगों के खिलाफ कुछ भी बोल दिया ना, तो आप लोगों के साथ सोचो तो क्या हो सकता है। तुम्हारी धमकी से हम नहीं डरते बहू। वो तो वक्त ही बताएगा। 3 दिन बाद। माँ, सुरभि कहाँ है? मैडम अपने मायके गई हैं। मायके गई है? क्यों? मैडम जी के भाई ने नई बाइक ली है, इसलिए अपने भैया को बधाई देने गई है। अरे ये तो इसका रोज का हो गया है। कभी इसकी माँ अलमारी खरीदती है तो देखने चली जाती है, कभी इसकी माँ नई चादर लेती है तो देखने चली जाती है। अरे बेटा, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो ऐसी बहू घर में ले आई, वो भी इतने पास से। अरे माँ, इतना टेंशन क्यों ले रही हो सकता है उसके भाई ने कोई पार्टी रखी हो। पार्टी? वो भी तेरे ससुराल वाले रखेंगे। क्या मजाक कर रहा है? 100-150 वाला केक ले आएंगे और 4-5 समोसे, बस वही है उनकी पार्टी। क्या माँ, अब भी जब देखो सुरभि के मायके वालों का मजाक उड़ाती रहती हैं। अब तू ना ज्यादा अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों की साइड मत ले। हाँ, अपनी पत्नी को अच्छे से समझा कि उसे अपने ससुराल में कैसे रहना चाहिए। अरे माँ, आप क्या सोचती हैं कि मैं कभी सुरभि को कुछ समझाता नहीं? अरे मैं उसे रोज समझाता हूँ, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं। अच्छा, तो तू भी उसकी धमकी से डर गया है? हाँ माँ, और क्या। वैसे ही मैं अपनी जॉब से इतना परेशान रहता हूँ और ऊपर से घर में इन सब लफड़ों में मैं नहीं पड़ना चाहता। तो फंसे रहे इसी दलदल में, और क्या। तभी वहां सुरभि की ननद आती है। मुझे पता था
उस चुड़ैल की वजह से घर में लड़ाइयाँ ही हो रही होंगी। अरे बेटा ये सब छोड़, चल जल्दी चलते हैं। माँ अब कहाँ जा रही हो? अरे जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तेरी पत्नी को तो कुछ लेना देना है नहीं मुझसे, इसलिए मुझे अपनी बेटी को बुलाना पड़ा। ज़माना बदल गया है बेटा, आजकल कोई बहू काम नहीं आती, बेटी ही काम आती है। और नहीं तो क्या भैया, आपकी पत्नी तो माँ से ये भी नहीं पूछती कि इनको हुआ क्या है। अरे आपकी पत्नी को तो ये भी नहीं पता होगा कि आज उनकी सास मेरे साथ हॉस्पिटल जा रही है। ये बोलकर दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल चली जाती हैं। शाम होती है और दोनों माँ बेटी घर लौटती हैं। देख लो माँ, भाभी अभी भी अपनी माँ से बात कर रही है। हेलो भाभी, आपकी ननद आई है, ज़रा इधर भी ध्यान दीजिए। अरे हाँ ननद जी, आप कब आई? बैठिए बैठिए। बस मुझे अब बैठने को कहेंगी या कुछ बनाकर खिलाएंगी भी? अरे ननद जी, आज ना मैं अपने मायके गई थी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ आपके लिए ऑनलाइन कुछ मंगा देती हूँ। बताइए क्या खाएंगे आप? हाँ सही है भाभी, सारी एनर्जी आप सिर्फ अपने मायके वालों के लिए बचा कर रखिए। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे यही कि कभी ज़रा अपने ससुराल वालों पर भी ध्यान दिया करिए भाभी। आपकी सासू माँ की तबीयत इतनी खराब है, बेचारी सही से चल फिर भी नहीं पा रही, और आपको तो ये बात पता भी नहीं है। अरे मुझे कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है, सासू माँ को मुझे बताना चाहिए था। क्या हुआ सासू माँ, बताइए, ले चलूँ क्या आपको हॉस्पिटल? अरे भाभी, अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता ना तो आपको ये भी पता होता कि आज आपकी सास मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी। क्या? सॉरी सासू माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं नहीं पूछती आपसे तो कम से कम आप ही मुझे आकर बता दिया करिए ना। अच्छा बताइए, अगली बार कब जाना है? मैं चलूँगी आपके साथ। कितना अच्छा नाटक कर लेती हैं आप। अरे ड्रामा कंपनी वालों को तो आपसे नाटक सीखना चाहिए। और भाभी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे ये आपकी सास नहीं बल्कि आपकी देवरानी है। थोड़ा होश में आइए भाभी, इससे पहले कि सब कुछ खराब हो जाए। देखिए नाना जी, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ ना, तो आप इतना भड़क क्यों रही हैं? और वैसे भी ये हमारे घर की बात है, तो हमारे घर वालों को ही सुलझाने दीजिए। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं पराई हूँ? बहू तमीज से बात करो हमारी बेटी से, ये हमेशा से इस घर का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। भैया आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं? कितना डरते हैं आप? वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि गलत आप है। सुरभि चुप हो जाओ। सुरभि गुस्से से अपने पति की तरफ देखती है और अभिषेक चुप हो जाता है। ये दिन ऐसे ही बीतता है और करीब 5 दिन बाद। अच्छा माँ, आप कह रही थी कि भैया भाभी भैया के बेस्ट फ्रेंड अंकित की शादी में जा रहे हैं, क्या हुआ, गए कि नहीं? अरे नहीं, दोनों नहीं गए। क्यों? क्योंकि आज तेरी भाभी का बर्थडे है और हम सभी तेरी भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे हैं। अरे माँ, बर्थडे तो कल भी सेलिब्रेट हो सकता है ना। अरे आज तो भैया को अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना चाहिए था, वो कितना नाराज़ होगा सोचिए। और तो और कहीं दोनों की फ्रेंडशिप ही ना खत्म हो जाए। माँ आपको पता है अंकित भैया कितने अच्छे हैं, वो भैया की कितनी हेल्प करते हैं। ये भाभी भी ना बेवजह दोनों के बीच में लड़ाई लगवा रही है। अरे मैं भी तेरे भाई से बार बार यही बोल रही थी कि अंकित की शादी में चलते हैं, लेकिन तेरा भाई कहाँ मेरी सुनता है आजकल। हाँ वो सब तो पता है माँ, भैया तो जोरू के गुलाम बन गया है, अपनी पत्नी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते वो। अरे छोड़ बेटा, आप क्या कर सकते हैं। हाँ मम्मी, आजकल की बहुएं तो ऐसी ही होती हैं। अच्छा मम्मी, आपने अपने दिन की दवाई खा ली ना? 9 बजने वाले हैं, 9 बजे वाली दवाई खा लेना आप टाइम से, और पापा को भी दवाई टाइम से दे देना। पता चला कि दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में अपनी दवाई ही भूल गए। अरे नहीं नहीं बेटा। अच्छा भाभी आपकी दवाई का ध्यान रखती है कि नहीं? हाँ रखती है, लेकिन उसे इतना काम रहता है कि भूल जाती है बीच बीच में। लेकिन माँ ये तो गलत है ना। अरे बेटा धीरे बोल। अच्छा ठीक है माँ, मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। दवाई टाइम से खा लेना। सुरभि फ़ोन रख देती है। सुरभि अक्सर ऐसे ही रोज़ अपनी माँ और पिताजी को फ़ोन करती, साथ ही साथ उनकी दवाइयों के टाइम में भी दोनों को कॉल करके उनकी दवाइयों के बारे में याद दिलाती। अरे बहू। माँ जी ये लीजिए आपका दूध, आपकी दवाई का टाइम हो गया ना? हाँ बेटा। अच्छा सासू माँ एक बात बताइए, क्या मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है? सासू माँ आपको बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ननद जी की सारी बातें सुन ली है। क्योंकि उनकी आवाज़ ही इतनी तेज़ है कि फ़ोन से भी बाहर सुनाई देती है, वो भी बिना लाउड स्पीकर ऑन किए। तो तू हम दोनों की बातें सुन रही थी? नहीं सासू माँ, मुझे आप दोनों की बातें सुनने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों की बातें क्या हो सकती है। मैं तो बस ये दूध रखने आई थी। हाँ तो दूध दे के जा, फालतू बातें मत सुना। देखिए सासू माँ, मैं एक सुझाव आप दोनों को देना चाहूँगी। सच कहूँ तो आजकल ननद जी का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है।
वो अपने ससुराल वालों से ज़्यादा अपने मायके वालों की खबर रखते हैं और वो हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि सिर्फ उनको ही हमारे घर वालों की परवाह होती है। क्या मुझे आप सबकी परवाह नहीं है? क्या मैं भी तो आपको दवाइयों के बारे में याद नहीं दिलाती? लेकिन वो बार बार आप लोगों को फ़ोन करके दवाइयों की याद ऐसे दिलाती है जैसे सारी परवाह सिर्फ उनको है। वो अपने ससुराल वालों पर ध्यान भी देती है कि नहीं? मैं तो 100% श्योर हूँ कि इस बात से उनके ससुराल वाले भी खुश नहीं होंगे। हाँ, अभी भी वक्त है माँ जी, अपनी बेटी को समझा लीजिए। अरे मेरी बेटी तुझसे 100 गुना समझदार है और उसे अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है। जा, तू जा और अपना काम कर। हाँ सासू माँ, आपकी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन ये सिर्फ आपको लगता है। ज्यादा ना बक बक मत कर। देख लीजिए माँ जी, पहले आप मुझसे ऐसे नहीं बोलती थी, लेकिन जब से आपकी बेटी आपके कान भरने लगी है तब से आप मुझसे इस तरह से बात करने लगी है। तो तू कौन सा मुंह में शक्कर घोल कर बात करती है मुझसे? देख ले कैसे पटर पटर जवाब दे रही है अपनी सास को। सुरभि की वजह से इन दोनों सासू माँ में भी लड़ाइयाँ होने लगी थी। वहीं इसके कुछ दिन बाद सुरभि की ननद उसके ससुराल में आकर रहने लगती है, क्योंकि इसकी सास की तबीयत और बिगड़ गई थी। मुस्कान बेटा, ऐसी बहू होने से तो अच्छा है कि कोई बहू ही ना होती मेरी। वही तो माँ, एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। हाँ हाँ, बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो मुझे। क्यों ना बोले? तुम्हारी सासू माँ की तबीयत कितनी खराब है तुम्हें पता भी है। अब आप सभी लोग पूरा दिन मुझसे मुंह फुलाकर बैठे रहोगे तो मुझे कैसे कुछ पता चलेगा? मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं, लेकिन क्यों? कभी ये जानने की कोशिश की है तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कोशिश करोगी भी क्यों? तुम्हें अपने मायके वालों से फुर्सत मिले तब ना। अरे मेरे मायके वालों से इतना जलन करना बंद करिए। आप लोग हमेशा जलन में कूदते रहते हैं आप सभी। सुरभि, बंद करो अपना बकवास। घर में इतना कुछ हो रहा है और तुम इन सब बातों से बेखबर हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा देवर परसों एग्जाम में फेल हो गया है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया है। क्या तुमने कभी उसकी हाल खबर लेने की सोची? अरे वो तो तुम्हें कितना मानता है, कम से कम उसके बारे में तो पूछ लिया होता। सुरभि की माँ सुरभि से मिलने के लिए आई हुई थी और वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी इन सभी की बातें सुन रही थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद बुलबुल देवी अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुलाती है। माँ, भाभी को क्या हो गया? उनसे कुछ मांग रही हो तो कुछ जवाब ही नहीं देती। अब इन्हें अचानक क्या हो गया? बेटा तू ना उससे दूरी रहा कर। हाँ सुरभि, तू उससे ज्यादा मत बोला कर। क्या हुआ? मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना आप सभी लोग? अरे नहीं बहू, हम तेरे बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। हाँ, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। तो अरे बहू, इसे माफ कर दे। आप लोगों को समझाया था ना कि इन्हें कुछ भी मत बताना। आप लोगों ने बता दिया। अब देखो मैं आप लोगों का क्या हश्र करती हूँ। अरे बहू। सुरभि की भाभी गुस्से में अपने कमरे में जाने लगती है। वहीं बाकी लोग उसे रोकने उसके पीछे पीछे जाते हैं। अभी अपने बबलू भाई को कॉल करती हूँ। कौन है ये? और ये बेवजह क्यों धमकी दे रही है आप लोगों को? बेटा माफ कर दे, माफ कर दे, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। सभी लोग अमीषा के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। ठीक है, आज जाने देती हूँ। वैसे भी आज मेरा पंगा लेने का कोई मूड नहीं है। इतना कहकर अमीषा अपने कमरे में चली जाती है। अरे आप सब लोग भाभी से इतना क्यों डर रहे हैं? बताइए तो, आखिर हुआ क्या है? बेटा हमें पता चला है कि तेरी भाभी का भाई एक बहुत बड़ा नामी गुंडा है और उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत इस शहर में कोई नहीं कर सकता। क्या? हाँ बेटा, तू उससे बिल्कुल भी पंगा मत ले। अगर हम लोग अमीषा के साथ सही से रहेंगे ना तो उसका भाई हमें कभी कुछ नहीं करेगा। और बहन, उस दिन जब मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला ना, वैसे एक लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे बहुत मारा। बाद में पता चला वो अमीषा का बड़ा भाई है, जिसके बारे में इन लोगों ने हमसे छुपाया था। क्या? हाँ बेटा, आजकल अमीषा बहू हमेशा हम सबको धमकी देती रहती है कि अगर हम लोगों ने ज़रा से भी आवाज़ ऊंची करी तो वो हमारी शिकायत अपने भाई से कर देगी। हमें बहुत डर लगता है बेटा, ऐसी बहू किसी को ना मिले। तू भी ना अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहना, उनको कभी तंग मत करना बेटा। अपने मायके वालों की ऐसी हालत देखकर सुरभि की अकल ठिकाने आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसे भी अपने ससुराल वालों को बेवजह ही पुलिस की धमकी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी धमकियां वाकई में किसी को बेहद परेशान कर सकती हैं। वहीं बुलबुल देवी भी खुश होती है कि उसने अपनी बेटी का ससुराल बचा लिया। ललितपुर नाम के एक छोटे शहर में राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला, 2 बेटे अजय और किशन और उनकी पत्नियां रेखा और निधि, साथ में राम प्रसाद का पोता गोलू और पोती पिंकी भी रहते थे। रविवार का दिन था, सुबह की चाय का वक्त था और पूरे घर में हलचल थी। रेखा और निधि ने आज फिर
पटरी बाजार जाने की तैयारी कर रखी थी। विमला देवी ने पहले ही भांप लिया था कि आज कोई अजीब सामान घर में जरूर आने वाला है। निधि, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज सेल में बड़ा अच्छा सामान मिल रहा है। हाँ दीदी, इस बार तो कोई बढ़िया चीज लाएंगे। सुनो तुम दोनों, अब तो तुम लोग कचरे में रहने की ही आदत डाल लो। तुम लोग क्या घर को पूरा कबाड़ खाना बनाना चाहती हो? अम्मा जी, सस्ता सामान लेना गुनाह तो नहीं है, और वैसे भी घर के पास ही बाजार लगती है तो रिक्शे के पैसे भी बच जाते हैं। गुनाह नहीं है बहू, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन ये सस्ता सामान घर का बंटाधार जरूर करवा देगा। रेखा और निधि राम प्रसाद की बात को अनसुना करते हुए बाजार चले जाते हैं और वो दोनों बाजार से लौटते समय खुशी से झूम रही थी। उनके हाथों में एक पुराना टूटा हुआ पंखा और एक घिसा हुआ ड्रम था। जैसे ही वे घर में घुसी, पूरा घर बदबू से भर गया। बच्चों ने डर के मारे शोर मचाना शुरू कर दिया। मम्मी, ये ड्रम से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? तुम ये क्यों लेकर आई? पिंकी रेखा से ये पूछ रही थी कि गोलू जाकर पंखे को चालू कर देता है और पंखे से बहुत अजीब सी आवाज आने लगती है जिससे सब चौंक जाते हैं और गोलू उस आवाज से डर गया। अब वो रेखा से कहता है, मम्मी, ये पंखा चालू करने पर इतनी भयानक आवाज क्यों आ रही है? अरे बच्चों, थोड़ा समय दो, ये सब अभी झाड़ पोंछ कर ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा क्या मतलब? तुम ये देख कर नहीं लाई थी क्या? इस घर में तब रहने लायक भी जगह नहीं बची। तुम लोगों के इस शौक की वजह से घर कचरे का गोदाम बनता जा रहा है। रेखा और निधि अब लाए हुए सामान को साफ करके एक जगह रख देती हैं। उन दोनों की इस आदत की वजह से घर का हर कोना सामान से भर गया था। पुरानी चादरें, टूटे कप और खराब डेकोरेशन की चीजें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। पड़ोसियों तक ये बात पहुंच चुकी थी। मिसेस शर्मा ने मौका देखकर अपने ताने कसने शुरू कर दिए। अरे विमला जी, आपके घर में ये पटरी बाजार की रानी कौन है भाई? मिसेस शर्मा, आप अपने घर का ध्यान रखें। दूसरों के घर में ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती। मैं क्या करूं, तुम्हारे घर से तो कचरे की बदबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। ये कचरा नहीं है, सस्ते में मिला हुआ सामान है। लगता है अब तुम्हारे घर का नाम कचरे का ससुराल रख देना चाहिए। विमला मिसेस शर्मा को डांट देती है, जिससे वो नाराज होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन रेखा और निधि की खरीदारी जारी थी और उधर घर धीरे धीरे कबाड़ खाने में तब्दील हो रहा था। यहाँ तक कि कभी कभी जरूरत की चीजें खरीदने के पैसे भी वो दोनों फालतू का सामान खरीदने में खत्म कर देते थे। इससे उनके पति परेशान होकर उनसे कहते हैं, रेखा, घर का हाल देख रही हो, अब तो राशन खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। अजी, पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन सस्ता सामान खरीदने का मौका बार बार नहीं मिलता। निधि, अब ये सब बंद करो, घर का बजट बिगड़ गया है। किशन, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। वैसे भी हम लोग घर के जरूरी सामान की ही तो खरीदारी करते हैं। एडजस्ट? तुम लोगों ने यह आदत नहीं बदली तो घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। बदबू से घर का हाल बेहाल हो चुका है। कुछ दिन बाद सस्ता सामान लाने की वजह से घर में चूहे और कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं और उनकी वजह से घर में बच्चे डरने लगे थे। एक दिन मिसेस शर्मा चाय पीने विमला के घर आई। तभी एक बड़ा चूहा उनके पास से दौड़ गया। अरे विमला जी, ये क्या? आपके घर में तो चाय के साथ चूहा फ्री में मिलता है। अब अरे गलती हो गई। गलती? लगता है अब तुम्हारे घर में चूहों का राज चल रहा है। आंटी जी, चूहा तो कहीं भी हो सकता है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपने पहली बार चूहा देखा हो। लेकिन हमारे घर में ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ उनका स्वागत होता रहता है ना। अब मिसेस शर्मा ने पूरे मोहल्ले में ये बात सबको सुना दी, जिससे मोहल्ले में विमला के घर को लेकर खूब मजाक बना। हालात बिगड़ते देख राम प्रसाद ने अब सख्त फैसला लेने का सोचा। अब बस हुआ, आज से यह पटरी बाजार जाने का शौक खत्म होना चाहिए। नहीं तो क्या, घर में रहने की जगह ही नहीं बची। घर को कबाड़ खाना बना रखा है। ठीक है अम्मा जी, अगली बार से हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ अम्मा जी, अब घर को म्यूजियम नहीं बनाएंगे। भगवान करे तुम लोग जो कह रहे हो वो सच हो। हम लोग सच ही कह रहे हैं। हाँ, मैंने तुम लोगों का ये सच पहले भी बहुत बार सुना है। रेखा और निधि का पटरी बाजार जाने का शौक अब पूरे घर के लिए सिरदर्द बन चुका था। बच्चे परेशान थे, अजय और किशन गुस्से में थे और विमला देवी का गुस्सा अब किसी ज्वालामुखी की तरफ फूटने वाला था। घर में रोज की हंसी ठिठोली के बाद एक दिन बच्चों ने अपनी शिकायतों का ढेर लगा दिया। ये दिन पूरे घर के लिए संघर्ष का दिन बन गया।
मम्मी मेरे खिलौने कहाँ है? इन्हें ढूंढने के लिए तो मुझे पूरी अलमारी उलटनी पड़ती है। और मुझे तो खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। इस कबाड़ के बीच में कहाँ खेलूं मैं? तुम दोनों अपनी चीजें ठीक से रखो। कबाड़ नहीं है ये, तुम्हारी समझ में नहीं आता? मम्मी ये कबाड़ तो हमारी आंखों में घुस रहा है। मैं नानी के घर जा रही हूँ, वहां तो कम से कम खेलने के लिए जगह है। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। बच्चों की शिकायतों ने घर में हलचल मचा दी और विमला देवी की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलकने लगी। अब वो सचमुच कुछ करना चाहती थी। एक दिन उसने निधि को फिर से पटरी बाजार से पुराने जूते लेकर आते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो ये सब सहन नहीं कर सकती थी। अरे निधि, ये क्या लेकर आई हो? पुराने जूते? अम्मा जी, इन जूतों की ना थोड़ी मरम्मत करवा लेंगी, बहुत सस्ते में मिल रहे थे। ये सस्ते जूते नहीं, ये कबाड़ है। मुझे तो तुम्हारे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। घर को कबाड़ खाना बना दिया है। अम्मा जी, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? हम तो समझदारी से ही खरीदारी करते हैं। हाँ अम्मा जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। सस्ता सामान खरीदने से बचत होती है, बचत। बचत? और ये जो घर की हालत हो रही है उसका क्या? ये घर है? इसको बोलते हैं घर? मुझे तो ये किसी कबाड़ी का घर लगता है। रेखा और निधि ने हमेशा अपनी खरीदारी में एक दूसरे का बचाव किया, लेकिन इस बार विमला का गुस्सा एक नई दिशा में बढ़ गया। ससुर राम प्रसाद भी चुपचाप अपना सिर पकड़कर खड़े थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। बेटा अब तुम लोग समझो, सस्ता सामान ठीक है लेकिन घर में जगह तो होनी चाहिए ना जिसमें सामान रख सके। पिताजी, ये सस्ते सामान बहुत काम के होते हैं और महंगे सामान से ना ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। पिताजी, हम तो बस घर के लिए ही सोचते हैं। टिकाऊ तो है लेकिन कबाड़ भी तो बन रहा है ना। और बच्चों के खेलने के लिए जगह कहाँ है? क्या हम ऐसे घर में रह सकते हैं? विमला का गुस्सा और बढ़ गया था, लेकिन फिर भी रेखा और निधि ने अपनी खरीदारी की सफाई दी। अब एक दिन निधि ने पटरी बाजार से एक फटी साड़ी खरीदी और उसे विंटेज स्टाइल कहकर पहन लिया। ये देखकर पूरे घर में मजाक का माहौल बन गया। देखिए देखिए, ये मेरी नई विंटेज साड़ी बड़ी स्टाइलिश है ना। हाँ, ये तुम पटरी बाजार से सीधे महारानी बनकर आई हो या घर में बनी हो? क्या दीदी, आप भी घर में बनी हो? चाची, अब तो सही में पुराने जमाने की लग रही हो। महारानी जी के सर पर बस ताज की कमी रह गई है। ये साड़ी खास है, फैशन में है, आप ये सब नहीं समझ सकती। समझती हूँ, पर क्या ये फैशन को तुम्हारे घर में भी फिट किया जा सकता है? अब राम प्रसाद ने जब ये देखा तो उसे गुस्सा आ गया कि उसकी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये बात उसको और ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने अब अपनी चिंता को बताना शुरू किया। बेटा हमें सोचना चाहिए और इस बेकार सामान का कुछ करना चाहिए। घर में जगह ही नहीं बची, सब कुछ भरा पड़ा है। पिताजी, घर तो एक दिन साफ हो जाएगा। अभी तो ये सारा सस्ता सामान काम का है। और हमें तो बचत करनी है, तो हमें यही तरीका सही लगता है। समझदारी से खरीदारी करो बहू, लेकिन घर का माहौल तो ठीक रखो। महारानी बनी घूमती हो, ये क्या सही है? जी पिताजी, अब हम घर में कभी महारानी नहीं बनेंगे। घर में तो अब सांस लेने की जगह नहीं बची, पूरा घर कबाड़ से भरा पड़ा है। एक दिन गोलू और पिंकी के स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट बनाने को कहा गया, मगर बहुत कोशिश के बाद भी कबाड़ के कारण उनका स्कूल का प्रोजेक्ट खराब हो गया। ये बात अब किसी तूफान से कम नहीं थी। किशन और अजय इस बात पर बहुत नाराज हो गए और घर में झगड़ा शुरू हो गया। इस कबाड़ की वजह से गोलू का स्कूल प्रोजेक्ट खराब हो गया। हाँ, ये तो बस छोटी सी गड़बड़ है, सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा उसका प्रोजेक्ट बनवा दूंगी ना। ठीक, तुम दोनों ने घर का हाल देखा? बच्चों को पढ़ाई के लिए भी जगह नहीं मिल रही। तुम्हें हमारी समझदारी नहीं दिखती? समझदारी? घर कबाड़ बन चुका है और आप समझदारी की बात कर रही हो भाभी? ये झगड़ा अब इतना बढ़ चुका था कि सास विमला का सब्र टूटने वाला था। अब वो ठान चुकी थी कि वो इस समस्या का हल खुद निकालेगी। उसने अब पटरी बाजार जाने का मन बना लिया था। अब मैं खुद पटरी बाजार जाऊंगी। तुम पटरी बाजार? हाँ, अब मैं बहुओं को सस्ते सामान का असली मतलब समझाऊंगी। अम्मा जी, आप पटरी बाजार जाएंगी? ठीक है अम्मा जी, वहां से क्या लाएंगी? मैं जो भी करूंगी वो तुम देख लेना, अभी मेरे पास समय नहीं है ये सब बताने का। विमला ने अपनी बहुओं को सबक सिखाने की ठान ली। अब उसका हर कदम एक योजना का हिस्सा था। वो जानती थी कि बहुओं की आदतें सीधी बदली नहीं जा सकती, इसलिए उसने एक नया रास्ता चुना। अब बहुओं को समझाने का वक्त आ गया है। ये जब तक खुद अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।
विमला, पर तुम क्या करने जा रही हो? ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं जी, अब इन्हें सिखाना ज़रूरी हो गया है। अब उनके साथ हम भी थोड़ा मजाक कर ले। अम्मा जी, आप तो हमेशा हमको मना करती हो, लेकिन अब आप पटरी बाजार क्यों जा रही हो? कुछ और शौक शुरू कर दिए क्या? अम्मा जी, क्या आप भी पटरी बाजार में अपना समय बर्बाद करने जा रही हो? एक दिन विमला चुपचाप अपनी बहुओं का पीछा करती हुई पटरी बाजार पहुंच गई। वहां का नज़ारा कुछ अलग ही था। रंग बिरंगी सामान, पोटली में लटके पुराने गहने और टूटे हुए खिलौने। वो पहले ही देख चुकी थी कि उसकी बहुएं इन सामानों में अपने लिए खरीदारी कर रही है। उनके चेहरों पर खुशी और संतुष्टि की झलक थी जो विमला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन दोनों को सामान बेचना बंद करो। अरे अम्मा जी, ये तो हमारी वीआईपी ग्राहक है। अम्मा जी, आप यहाँ क्यों आई? आप यहाँ क्या कर रही हैं अम्मा जी? अब मुझे घर को कबाड़ खाना बनने से रोकना होगा और मैं इन दोनों को इनकी भाषा में ही जवाब दूंगी। अरे इनकी तो जमा पूंजी है यहाँ। ये सब क्या हो रहा है? हम बस जरूरी सामान खरीद रहे हैं और कुछ नहीं। विमला ने घर लौटते ही एक और योजना बनाई। अब वो खुद घर में पुराने और सस्ते सामान का ढेर लगाने वाली थी। उसने दीवारों पर फटी चादरें टांगी, टूटे फूटे बर्तनों में पानी भरा और उन बर्तनों को घर में सजाया। उसका ये कदम बहुओं को परेशान करने के साथ ही उनको शर्मिंदा करने का था, ताकि वे समझे कि सस्ता सामान क्या करता है। देखो, ये सामान अब तुम्हारे काम आएगा। अम्मा जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये फटी चादरें कहाँ से आई? अरे बहुओं, ये सब तो बहुत काम का सामान है, विंटेज स्टाइल का। वाह, अब तो घर में सस्ती फैशन भी आ गई। अरे पर ये सारा सामान तो बेकार है अम्मा जी। क्या हमारी सास अब ऐसा सोचने लगी है? ऐसे तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सारा सस्ता सामान तुम्हारे लिए है। इतना समझ लो कि कौन क्या अपने कमरे में रखेगा, बस ये बता दो। देखो बहू, अब तो तुम्हारी सास तुम्हारी पसंद का सामान घर में ले आई है। मोहल्ले में खबर फैलने में देर नहीं लगी। अब मिसेस शर्मा उनके घर के बारे में बातें बनाने लगी। वे तो एक कदम और बढ़कर कहने लगी कि अब घर में एक कचरे का साम्राज्य फैल चुका है। वो अक्सर विमला के घर के सामने खड़ी होकर सबसे चुटकियां लेने लगी। अरे लगता है अब कचरे का साम्राज्य बन गया है तुम लोगों के घर में। ऐसा नहीं है मिसेस शर्मा, आप अपने काम से काम रखो ना। हम सिर्फ सस्ती चीजें खरीद रहे थे, ज्यादा कुछ नहीं। अब तो कबाड़ की महारानी का राज है घर में, तो उसका घर तो ऐसे ही होना चाहिए। महारानी तो तुम हो और ये सस्ती चीजें सबका फायदा करेंगी। वाह मिसेस शर्मा, आपको क्या करना है? हमारा काम तो चल रहा है? कचरे का कारोबार करने वाले लोग अब वीआईपी कबाड़ी वाले बन गए हैं। मेरे घर में खजाना बिखरा हुआ है, तुम ये नहीं देख पाई। मैं बहुत जल्द सबको ये दिखाऊंगी। हम इन्हें क्या समझाएं? ये तो बस हमारा मजाक बनवा रही हैं। विमला ने एक दिन घर में पड़ी सारी पुरानी चीज़ों को नीलाम करने का नाटक किया। उसने पूरे मोहल्ले को बुलाकर अपना खजाना सबको दिखाया और हर चीज़ की बोली लगाई। ये है हमारे घर का खजाना, सब कुछ बिक रहा है, बोली लगाओ और खरीद लो। ये टूटी हुई चाय की कप कितने की होगी? 50 रुपये में ले लीजिए, बिना चाय के। अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? यह क्या हो रहा है? ये तुम दोनों के लिए एक सबक है। अब मेरे साथ यहाँ बैठो और सारा का सारा सामान आज ही बेच दो। तुम दोनों को नए कप और सामान पुराने तरीके का चाहिए था ना। अब पुराने सामान को नए सामान की तरह बेचने का मज़ा भी ले लो। क्या बात है, अब तो हमारे मोहल्ले में खजाना बिक रहा है। ये मजाक नहीं है, हमें अब कुछ करना होगा। रेखा और निधि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोनों ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से वे दोनों कभी भी सस्ता और बेकार सामान नहीं खरीदेंगी। विमला ने यह देखकर उन दोनों को सिखाया कि सही सामान खरीदने से ही बचत होती है, ना कि बेकार चीज़ों से। अम्मा जी, अब हमें समझ में आ गया है। हम वादा करते हैं कि सस्ता और बेकार सामान कभी नहीं लाएंगे। हम अपनी गलती मानते हैं और अब से हम सही चीज़ें ही खरीदेंगे। तुम दोनों ने समझा? यही तो चाहती थी मैं। बचत के नाम पर बेमतलब की चीज़ें मत खरीदो। अब हमारा घर वाकई साफ सुथरा हो जाएगा। अब हमें खेलने की जगह भी मिल जाएगी। हमें अब घर की सचमुच की साफ सफाई पसंद आई है। आज लग रहा है कि हमने जो गलती की थी वो अब ठीक कर ली है। समझदारी से खरीदी गई चीज़ों से ही सही बचत होती है। आज बहुत दिन बाद लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। क्यों भैया? सही कहा किशन तुमने। आज सच में घर घर जैसा लग रहा है।
घर में फिर से शांति और खुशियां जो आ गई है। विमला का ये तरीका सफल हो गया और उसने अपने घर को एक बार फिर से एक खुशहाल और व्यवस्थित जगह बना दिया। अब रेखा और निधि को सही तरीके से बचत का महत्व समझ में आ चुका था। विमला देवी की होशियारी और प्यार ने पूरे परिवार को एक साथ लाकर खुशहाल बना दिया।